Hello and welcome dear student. I am your mathematics mentor Akhilesh Misra. I have more than 7 year teaching experience. स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़े टीचिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड Stuon. So student, let's start today's topic. Hello and welcome dear student. I am your mathematics mentor Akhilesh Misra. So student, in previous classes you have learned some different topics. ठीक है, all right. So today we will start a new chapter called determinant. ठीक है, हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हम लोग कुछ ऐसे लेके चलेंगे, मींस इट्स अ रिवीजन क्लास, बट हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को. सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या होता है एग्जैक्टली ये समझने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद इस पे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑल राइट. सो डिटरमिनेंट समझने की कोशिश करो. डेफिनेशन क्या कहता है एग्जैक्टली फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे. डेफिनेशन कह रहा है कि लेट ए बी सी बी 4 रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर देन द सिंबल ए बी सी डी डिनोट द ए डी माइनस बी सी एंड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, वेयर ए बी सी आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट एंड ए डी एंड बी सी इज कॉल्ड इट्स वैल्यू. अब इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली है क्या डिटरमिनेंट ना. हम लोग क्या किए, कोई भी नंबर उठाए, नंबर जो नंबर लेंगे वो ऐसा लेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके. मींस वी आर टेकिंग 1 और 4, ऐसे 4 है ना तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो इस रेशियो में कुछ नंबर लेंगे, ठीक है, और उसे इसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे. मींस आई एम जस्ट टेकिंग 4 नंबर, ऐसे मैं 4 नंबर ले लिया, ए बी सी डी, ऐसे 4 नंबर लिया. इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, अब मैं इन 4 नंबर को ऐसे 2 वर्टिकल लाइन बनाया, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और इस 4 नंबर को इसे स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया. मींस मैं कुछ ऐसे लिख दिया, इट्स अ ए बी सी डी. सो द होल सिंबल, ये जो कंप्लीट सिंबल बन के आया, इसी को हम लोग बोले डिटरमिनेंट. इसी को क्या बोले, डिटरमिनेंट. अब आई होप आइडिया लग गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोला था कि जो एलिमेंट लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो जाए. ठीक है ना. मींस मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन इसे मैं डिटरमिनेंट नहीं बोलूंगा. ठीक है ना. डिटरमिनेंट किसे बोलूंगा, नंबर को लिया, उसे परफेक्ट एकदम बोलते हैं ना स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दिया. मींस जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल वाली लेंथ हो वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो. तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोल दिए, डिटरमिनेंट. क्या बोल दिए, डिटरमिनेंट. और ये जो ए बी सी डी है इसे बोले एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट. इसे क्या बोले, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट. ठीक है. और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, सो वी हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट. मतलब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मींस इट्स अ ए डी माइनस बी सी. सो ए बी सी डी 4 कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हम लोग. वी आर जस्ट टेकिंग 4 नंबर एंड अरेंज इट इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. इसे एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. सो जो अरेंज करके ले आए उसे बोला गया डिटरमिनेंट, और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले आए उसे बोला गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. सो सेम यही डेफिनेशन में लिखा गया है कि ए बी सी डी कोई भी 4 नंबर ले लो, इसे इस सिंबल के फॉर्म में अरेंज कर दोगे तो इसे क्या बोला जाएगा, डिटरमिनेंट. जहां पे ए बी सी डी क्या होता है, एलिमेंट, एंड ए डी माइनस बी सी को क्या बोलते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू. ठीक है. ऑल राइट. आई होप डिटरमिनेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा. अब समझने की कोशिश करना इसी डिटरमिनेंट में हम लोग ये ऐसे जो इस तरीके से लिखते हैं, ये इसे बोलते हैं रो. क्या बोलते हैं, रो. ये पहला रो है तो बोलेंगे रो 1, ये दूसरा रो है तो इसे बोलेंगे रो 2. और जो ये होता है ना, जो ये वाला सिंबल ऐसे, ये इसे बोलते हैं कॉलम. कॉलम 1, कॉलम 2, इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं
कॉलम। सो हम लोग अगर इस डिटर्मिनेंट में काउंट करें तो रो कितना है, 2 रो है, रो 1 रो 2, और कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, 1 एंड 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में अब इतना आइडिया लग रहा होगा हम लोगों को धीरे धीरे कि अगर हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमेशा रो और कॉलम क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इसे स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर पाएंगे। तो जब सेम होगा तो जो नंबर ऑफ रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और कॉलम निकल के आएगा उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बोल देंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर। कोई बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग है ना। समझने की कोशिश करना, अभी तो मैट्रिक्स में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि डिटर्मिनेंट जो है उसकी एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू होती है ना, और जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस ऐसे अरेंज करने का एक तरीका है ना। हाँ, मतलब कोई भी ऐसे 4-5 एलिमेंट लिया, उसे किसी भी फॉर्म में ऐसे, जैसे होता है ना कि वी आर जस्ट 10 स्टूडेंट, हम लोग 10 स्टूडेंट हैं, तो हम लोग 10 स्टूडेंट किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं वही मैट्रिक्स है। मींस एक रो में अरेंज हो सकते हैं, एक कॉलम में अरेंज हो सकते हैं, हो सके 10 स्टूडेंट 2 रो में अरेंज हो सकते हैं, 3 रो में अरेंज हो सकते हैं, तो वो अरेंज करने के तरीके को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। डिटर्मिनेंट इज टोटली डिफरेंट, डिटर्मिनेंट गिव अ फिक्स वैल्यू, हमेशा डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है ना। ये नहीं कह सकते हम लोग, अभी मैट्रिक्स का डिस्कशन चलेगा, पहले डिटर्मिनेंट समझने की कोशिश करो। मैं कहा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, IIT JEE तक लेके जाऊंगा ना, बस समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। ऑल राइट, सो देखो रो और कॉलम, मैं क्या कहा कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा, रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा। तो जो नंबर हम लोग के पास निकल के आएगा इसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मीन्स अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है A1 B1 A2 B2, ठीक है ना, तो ये देखो 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2। क्या हो गया, 2। और इसकी वैल्यू कैसे निकली, पता चला A1 B2 एंड बीच में माइनस का साइन, माइनस B1 A2, ये निकल गया इसका ऑर्डर। तो अब अगर हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करें तो बहुत लोग ऐसे सोच पाए होंगे, अब तो सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे कि जो 2 है मतलब 4 एलिमेंट के बजाय हम लोग 9 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, वी आर टेकिंग 16 एलिमेंट्स, वी आर टेकिंग 25 एलिमेंट, एग्जैक्टली बिल्कुल ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। मीन्स हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देखो एग्जैक्टली 9 एलिमेंट ले लिए ना, 3 3 3, टोटल 9। नंबर ऑफ रो की बात करें दैट इज रो 1 रो 2 एंड रो 3। रो को R से डिफाइन करते हैं, दैट वन इज कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान से देखो, तो ये कैसा डिटर्मिनेंट हुआ, कितने 3 रो और 3 कॉलम हुए, तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आया, इसका ऑर्डर स्टूडेंट 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो ये निकाल के ले आए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिसका ऑर्डर कितना था, 2 था, कितना था, 2 था। अब हम लोग ऑर्डर लेके आए 3, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, सो इसे इसकी वैल्यू निकालना बोलते हैं या इसे एक्सपेंड करना बोलते हैं, कुछ भी कह लो। तो ये 2 तरीके से बेसिकली निकालते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज, कैसे भी इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। रिवीजन क्लास है तो आई होप आप लोग को पहले से पता भी होगा, बट मैं आप लोग को जल्दी जल्दी सब कुछ बता दूंगा ना, ठीक है। सो रो वाइज या कॉलम वाइज, और कोई भी एक रो उठा सकते हैं, कोई भी एक कॉलम उठा सकते हैं, उसके फॉर्म में इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जैसे मैं अगर पहला वाला रो लिया और उस फॉर्म में इसे एक्सपेंड करने की कोशिश किया, पहला वाला रो ले रहा हूं, आई एम टेकिंग रो नंबर 1। सो कैसे करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे करते हैं, A1 रो का पहला एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। फिर इससे जुड़ा हुआ जो कोई भी रो और कॉलम है उसे स्टूडेंट स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, मतलब ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो जब मैं ये इससे जुड़ा हुआ रो और कॉलम स्किप किया तो हम लोग के पास क्या बचा, B2 C2 B3 C3
एज इट इज जैसे है वैसे ही यहां से उठाऊंगा, यहां पे ले आके लगा दूंगा। किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, B2C2 B3C3। ठीक है, मैं रो वाइज एक्सप्लेन, पहला वाला हो गया। अब आई एम टेकिंग सेकेंड एलिमेंट। अब दूसरा वाला एलिमेंट मैं ले रहा हूं ना, दूसरा वाला एलिमेंट ले रहा हूं। अब आप समझने की कोशिश करना ना, दूसरा वाला एलिमेंट लिया मैं, तो अब साइन डिपेंड करता है कि बी को मैं किस फॉर्मेट, मींस A1 तो पॉजिटिव था, ले लिया, B1 को क्या लूं? पॉजिटिव लूं, निगेटिव लूं? तो हर एक एलिमेंट का एक्सपेंड करने के लिए एक स्पेसिफिक साइन होता है। मींस कुछ ऐसे, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चेंज होता जाता है, प्लस माइनस, प्लस। ठीक है, सो A1 का साइन प्लस था तो मैं प्लस के साथ स्टार्ट किया, B1 माइनस साइन के साथ है, सो आई एम टेकिंग B1 ऐसे माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब देखो B1 लिया तो मैं B1 के साथ जो भी रो और कॉलम है उसे क्या करूंगा? स्किप कर दूंगा। तो B1 के साथ ये वाला रो, ये वाला कॉलम स्किप किया तो देखो क्या बचा, इट्स A2C2 A3C3। देखो ध्यान से देखो, यही बचा ना, ये B1 के साथ कॉलम स्किप किया तो ये B वाला हुआ, रो स्किप किया तो ये वाला गया, तो क्या बचा? A2C2 A3C3। एज इट इज उठा के यहां पे रख देंगे, A2C2 A3C3। देन आफ्टर मूव ऑन नेक्स्ट। अब तीसरा कौन सा आया? इट्स C1। सो C1 के पास प्लस साइन है तो मैं C1 उठाया और फिर C1 के साथ जो रो था वो स्किप किया, कॉलम को स्किप किया, सो क्या बच गया? A2B2 A3B3, A2B2 A3B3। ठीक है, A2B2 A3B3। अब समझने की कोशिश करना फिर से। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मींस जरूरी नहीं कि पहला रो उठा के किया, मैं दूसरा रो उठा के, तीसरा रो उठा के, या पहला कॉलम लेके, दूसरा कॉलम लेके, तीसरा कॉलम लेके, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस रहेगा। कॉलम वाइज एक्सपेंड किया तो उसके साथ का एलिमेंट, उसके साथ का रो और कॉलम वाला एलिमेंट स्किप करना है और रिमेनिंग एलिमेंट को एज इट इज उठा के रख देना है ना, एज इट इज उठा के रख देना है। अब बस फिर कुछ नहीं करना, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। सो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आया? A2 इंटू, अब इसकी वैल्यू मैं निकालना बताया हूं, 2/2 क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो कितना निकल के आ गया? इट्स B2C3 माइनस C2B3। ठीक है, माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस B2A3। बस यही है। अब यहां से जो भी होगा इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और पता है आखिरी में वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कैसे भी इसे एक्सपेंड करो। ठीक है, सो ये है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट और फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट और फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ इस तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल राइट। सो चलो चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का। कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। सो माइनर को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है MN। अब ये क्या है? MN क्या है? MN मतलब, M मतलब नंबर ऑफ रो, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ये जो स्पेसिफिक दिया हुआ है ये 1 1 लिखा हुआ है, तो पहले वाले 1 का मतलब रो, दूसरे वाले 1 का मतलब कॉलम। यहां पे भी पहले वाले 1 का मतलब रो, दूसरे वाले का मतलब कॉमन। मतलब ये जो एलिमेंट प्लेस है ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। आई होप पहले से आप लोग को आइडिया होगा। तो माइनर हम लोग को निकालना है किसी का भी, किसी भी रो, किसी भी कॉलम का। तो ये क्या होता है? जिस एलिमेंट का निकालना है उससे टच वाले एलिमेंट, मींस उसके साथ रो और कॉलम में जुड़े हुए एलिमेंट को स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट को एज इट इज उठाए और लिख दिए, उसकी वैल्यू निकाल दिए, वो हो जाता है माइनर। मींस कुछ ऐसे, कैसे? देखो ध्यान से, ये जैसे हम लोग को माइनर MM, हमें माइनर निकालना है M23 का। ठीक है, 2 3 किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम M23 कौन सा है भैया? माइनर मुझे चाहिए M23 का, मींस इसका मुझे माइनर चाहिए। इसका माइनर चाहिए, इसका माइनर चाहिए।
अब इसका माइनर मतलब इससे जुड़ा हुआ रो गायब, इससे जुड़ा हुआ कॉलम गायब, तो बचा क्या, कुछ ऐसे बच गया A11, A12, A33, A32। बस इसी को सॉल्व कर लो, वैल्यू निकल गई। मीन्स मैं कुछ ऐसे लिख दूं A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A33, दैट इज द माइनर ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। माइनर डिटर्मिनेंट का नहीं होता, माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर रखे हुए एक स्पेसिफिक एलिमेंट का निकाला जाता है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को हम लोग जैसे mn से, तो उसे CMn से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे मुझे C23 निकालना, तो एक सेकेंड, ठीक है, समझना, ये कोफैक्टर, कोफैक्टर होता क्या है, ये -1 रेज टू द पावर m प्लस n mmn। ठीक है, मतलब सेम वही कोफैक्टर के लिए भी पहले माइनर निकालना होगा और -1 का पावर रो प्लस कॉलम। मतलब मुझे जैसे अगर फॉर एग्जांपल C23 निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, -1 का पावर 2 प्लस 3 M23। अब -1 का पावर 5 ऑड है तो पहले ही लग गया माइनस। अब M23 माइनर ऑफ 23 क्या है, ये निकाले हैं ना, ये निकाले हैं ना, मीन्स ये वाला पोर्शन मैं ऐसे डायरेक्ट इसे हटा के सीधे सीधे इसे लिख दूं जो निकाले हुए हैं, A11 A32 माइनस A12 A33, ये हो गया इसका कोफैक्टर, ये हो गया कोफैक्टर। सेम ऐसे ही जैसे अभी नहीं मैं बताया था कि इसका एक साइन डिफाइन होता है, मतलब यहां पे मैं पीछे वाले स्लाइड में आ जाऊं तो जैसे किसी का माइनर निकालना है तो हमें क्या करना, उस एलिमेंट से के साथ जुड़े हुए रो और कॉलम वाले एलिमेंट को स्किप कर दो, बचा हुआ एलिमेंट बाहर निकाल के ले आओ, सो इट्स माइनर, और अगर साइन भी उसके साथ रख लिए सो इट्स कोफैक्टर। मतलब देखो ये इसके साथ निगेटिव साइन था ना, इसी एलिमेंट का निकाला था तो क्या हो गया था यहाँ पे, देखो स्टूडेंट निगेटिव साइन हो गया था। ऐसे भी कर सकते हैं, सो इजिली वी कैन फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, सो चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, सो ध्यान देने वाली बात क्या है, कोई कह रहा है -52, ये दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग, मैं क्या कहा था कि कोई भी रो कोई भी कॉलम लेके एक्सपेंड कर दो, तो हम लोग वो कॉलम या वो रो लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। मतलब अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, मैं कॉलम में ज्यादा जीरो, इसमें सेम एक एक जीरो है, रो सॉरी इट्स रो वाइज मैं कॉलम बोल दिया, ये रो है, ये रो है, ये रो है, इसमें एक भी जीरो नहीं, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो है। ठीक है, कॉलम वाइज देखें तो 3 कॉलम है जिसमें आखिरी वाले कॉलम में 2 जीरो है। तो समझदारी इसी में है स्टूडेंट कि हम लोग आखिरी वाला कॉलम ले, क्योंकि इसमें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा आइदर इट्स रो और कॉलम, उसी को लेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। सो आखिरी वाला मैं कॉलम लिया और इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो होता कैसे, ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही होता है, फिर प्लस माइनस प्लस। तो पहले वाले के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो 4 इंटू, अब बोलो 4 के साथ ये गायब, ये बच गया ना, ये बच गया, क्या बच गया, 4 के साथ क्या बच गया, देखो ध्यान से, ये बच गया -1 3 4 1। फिर उसके बाद मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्यों लेने के लिए कहा, क्योंकि अब इसे मैं जब लूंगा -0 इंटू कुछ भी होगा जीरो हो जाएगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी होगा जीरो हो जाएगा, तो इनकी जरूरत ही नहीं होगी, बस इसी के साथ हम लोग का काम हो जाएगा। सो 4 इंटू बस इसे ही एक्सपेंड करना है, कितना हो गया -1 -12, इट्स अ -52। ठीक है, सो -52 इज द राइट आंसर। एक और एग्जांपल है, इसे भी सॉल्व करते हैं। प्रूव द डिटर्मिनेंट, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कभी कभी। क्या आता है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इंडिपेंडेंट टू थीटा।
ये थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये प्रूफ करना है। तो ऐसे नहीं कि कुछ इसमें अलग करना है, कुछ नहीं, सिंपली वी हैव जस्ट एक्सपेंडेड। कैसे भी रो वाइज या कॉलम वाइज क्या करो, इसे एक्सपेंड कर दो। मैं पहले वाले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं ना, इस रो के रिस्पेक्ट में। सो बोलो x इंटू, अब ये वाला पोर्शन तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ना। अब आई होप आप लोग को समझ रहे होंगे कि मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। सो इट्स अ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही होता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस में साइन के साथ लूंगा ना, ठीक है। अब ये गायब, क्या बच गया, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। प्लस उसके बाद ये प्लस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा लिया स्टूडेंट तो क्या ये गायब, क्या बच गया, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं रहा, अब इसे उठाओ एक्सपेंड कर दो, तो बोलो कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस यहां से मैं x कॉमन ले लूं, सो फर्स्ट वाले में क्या बच जाएगा, इट्स अ साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाले में क्या बच जाएगा, इट्स अ कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सो इट्स अ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, देखो थीटा नहीं है ना, इज इंडिपेंडेंट टू थीटा, हेंस प्रूव्ड। सो कभी ऐसे क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है इसमें, कैसे प्रूफ करें कि थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो कुछ नहीं, सिंपली वी हैव जस्ट एक्सपेंडेड, हम लोग को सीधे सीधे क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ऐसे समझ लो कि जो रूट होता है डिटर्मिनेंट का वो है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर प्रॉपर्टी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से समझ लें, सो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टी पे आते हैं, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स और कॉलम्स आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रो। एक बात ध्यान में रखना, जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रॉपर्टी रो के लिए एप्लीकेबल होगी, सेम वैसे ही कॉलम के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आता, जो रो के लिए एप्लीकेबल है वही कॉलम के लिए है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम लोग के पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मीन्स ऐसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ऐसे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, इट्स अ डेल्टा। डिटर्मिनेंट को जनरली डेल्टा से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है, सो हम लोग अगर एक डेल्टा डैश लिखें, ठीक है ना, जिसमें मैं इसके हर एक रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूं, मीन्स रो 1 रो 2 रो 3 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखता हूं, मीन्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ठीक है। सो ये जो दोनों डिटर्मिनेंट हैं, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो ना, जैसे मैं एक 2/2 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, बिकॉज सॉल्व करने में आसानी होगी ना। जैसे मैं ऐसे ले लिया 2 3 4 5, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा, ठीक है। अब सेम इसी डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा डैश लिया, जो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बोलो क्या हो गया, इट्स अ 2 3 4 5। बोलो स्टूडेंट, इसकी वैल्यू में निकाला, कितना आया, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही निकल के आया ना, ध्यान से देखो, ऐसे ही निकल के आया। ऐसे देखो, इधर से मैं निकाल के ले आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। वैल्यू सेम आ गई कि नहीं, सेम आ गई कि नहीं। सो यही बताना चाहता था कि एवरी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। सो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम रह जाती है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। चले आगे चलें, मूव ऑन नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज।
मतलब ये तो हम लोग प्रीवियस में बात किए कि हर एक रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कहता है कि अगर डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, समथिंग ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। मैं डेल्टा डैश एक डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है ना। मैं क्या किया, किसी भी दो रो, बोल रहा है ना, टू रो और कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज। मतलब मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, किसी भी रो या कॉलम को, मतलब मैं ऐसे कर दिया A2 B2 C2, इन दोनों रो को क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज। बोलो क्या हो गया, A1 B1 C1, A3 B3 C3। सो स्टूडेंट ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल जाने वाला है, बहुत कुछ नहीं बदल पाएगा, सीधा सीधा फंडा ये है कि जो डेल्टा डैश की वैल्यू आएगी वो माइनस डेल्टा आ जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा। जैसे इसकी वैल्यू 3 आया ना, 3 मिला ना, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3, और कुछ नहीं होने वाला। एक बार बदले, ठीक है। अगर 2 बार इंटरचेंज कर दिए तो फिर वो प्लस बन जाएगा। मतलब अगर हम लोग ऐसे देखने की कोशिश करें, कुछ ऐसे, जैसे एक ऐसे लिखा हुआ है एक डिटर्मिनेंट, यही सेम मैं लिखता हूं ना ऐसे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। मैं एक बार कोई भी रो या कोई कॉलम चेंज करूंगा तो माइनस साइन लग जाएगा। मतलब मैं ऐसे कर दिया, A1 A2 A3 ऐसे ही रहने दिया, मैं इन दोनों को चेंज कर दिया, इट्स C1 C2 C3 B1 B2 B3, तो माइनस लग गया इन दोनों को जब मैं इंटरचेंज किया, ठीक है। फिर पता है, अगर मैं अगेन फिर कोई दो इंटरचेंज करता हूं, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो फिर एक माइनस देके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं B1 B2 B3 और इसे इन दोनों को इंटरचेंज किया, ठीक है, और यहां पे हो गया A1 A2 A3 और ये C1 C2 C3 अपने जगह पे, तो अगेन ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव साइन रखने लगेगा ना, देखो, क्योंकि पहली बार फिर 2 किया तो एक निगेटिव ये दोनों क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। फिर कोई चेंज किया, फिर माइनस, फिर बदला, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। वैल्यू डिटर्मिनेंट की नहीं बदलेगी, ठीक है। मुकेश कुमार जी कह रहे 3/3 का दिखाओ सर। 3/3 का आप खुद देखो ना, कोई भी एक 3 में सब कुछ मुझसे ही मत देखो। जैसे 2/2 का मैं लिया, तो आप लोग 3/3 का एक ले लो अपने से, जो भी मन करे, रियल नंबर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कैसे भी उठा के ले लो, ठीक है। 3/3 का ले लो और फिर देखो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके देखो वैल्यू बदल रही है तो फिर मुझे बताओ नहीं बदलेगी। The value of determinant is 0 if any two row or column is identical। ध्यान रखते रहना बारी बारी से। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या सीखे कि पूरे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, या कॉलम को रो में, रो में को कॉलम में, कैसे भी कन्वर्ट कर लो, लेकिन पूरा का पूरा रो कॉलम होना चाहिए ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तीसरे वाले में आते हैं, अगर स्टूडेंट 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं, मीन्स आई एम टेकिंग दैट डिटर्मिनेंट, इट्स A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A1 B1 C1, ठीक है। देखो ध्यान से, 2 रो, ये वाला रो और ये वाला रो, देखो आइडेंटिकल हो गया ना, सेम हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूं, एग्जांपल लेके आप लोग कर सकते हो, नहीं तो मैं दिखा भी सकता हूं कैसे 0 आई, समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जैसे डेल्टा हम लोग लिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड इट्स A1 B1 C1, ठीक है। मैं किसी भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव होगी कि नहीं, अभी जस्ट प्रीवियस वाले प्रॉपर्टी में पढ़े हुए थे। सो स्टूडेंट बताना, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, सो यहां पे A1 B1 C1 ये वाला आया, और यहां पे A1 B1 C1 ये वाला गया, इट्स A2 B2 C2। जब इंटरचेंज किया तो बाहर क्या लग गया,
माइनस लग गया। डेल्टा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये वाला डिटर्मिनेंट ये वाला डिटर्मिनेंट इंटरचेंज करने के बाद भी सेम है कि नहीं, सेम है, तो मैं इसको डेल्टा लिख सकता हूं कि नहीं। सो इट्स इक्वल टू माइनस डेल्टा। सो बताना, ये उधर गया तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमेशा डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है जब कभी भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो। बस कॉलम के लिए नहीं, रो भी आइडेंटिकल होंगे तब भी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलो मूव ऑन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो or any column may be taken outside the sign of determinant. In the other word, if all element of same row are multiplied by certain number, then determinant become multiple of that number. मतलब क्या कहना क्या चाहता है ये वाली प्रॉपर्टी, क्या कहना चाहती है प्रॉपर्टी का भाई? कहना ये है कि अगर हम लोग कोई भी एक डिटर्मिनेंट लेता हूं मैं ना, कुछ समथिंग ऐसे MA1 MA2 MA3 और इधर B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। सो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, M टाइम ऑफ दैट डिटर्मिनेंट मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ऑल राइट, मतलब किसी एक रो या कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो ये उतना टाइम डिटर्मिनेंट हो जाता है, उतना टाइम डिटर्मिनेंट हो जाता है, ठीक है ना। उतना टाइम क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट मीन्स M इंटू दैट डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। और इस M को जरूरी नहीं है यहां पे, इस M को यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी और में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐसा हो जाता है। क्यों? जब इसकी वैल्यू निकालने चलोगे ना स्टूडेंट, तो देखो पहले वाले रो वाइज एक्सपेंड करना, तो MA1 इंटू ये ऐसे ही देखो, तो सब में M कॉमन निकलेगा नहीं, तो पूरे को कॉमन निकाल दोगे तो M टाइम दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा कि नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसे करो, इसे ये कैसे M टाइम होता है ये देख सकते हो, इसे एक्सपेंड कर दो, सो M टाइम A1 इंटू कुछ ऐसे हो गया B2 B3 C2 C3 माइनस MA2 कितना हो गया B1 C1 B3 C3 प्लस MA3 इंटू B1 C1 B2 C2। अब देखो इन तीनों में M कॉमन है कि नहीं, सो M अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये जो बचेगा, ये जो यहां पे बचेगा, ये वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच जाएगा कि नहीं। सो M टाइम दैट डिटर्मिनेंट। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी ना, इसीलिए M टाइम दैट डिटर्मिनेंट हो जाता है ना। अब इसी को देखो किसी भी रो या कॉलम में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वैल्यू रिमेन सेम, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो सो मूव ऑन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज सम ऑफ 2 टर्म्स देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कि ओहो ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, इट्स α1 α2 α3, इट्स α1 α2 α3 ना। मतलब अगर ऐसे है, कोई भी डिटर्मिनेंट है वो 2 टर्म के सम में है, तो एक डिटर्मिनेंट पहले वाले से बना सकते हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट दूसरे वाले के साथ बना सकते हैं। वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ये भी देख सकते हो आप लोग, किसी रो या कॉलम वाइज जब एक्सपेंड करोगे ना, तो देखो अल्फा A1 प्लस α1 के साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। जब एक्सपेंड करोगे तो अलग अलग, एक इसके साथ बनाओगे, एक इसके साथ बनाओगे, तो जब इसके साथ वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, जब इसके साथ वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा। इट्स वेरी इजी ना, समझ गए सब लोग। ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं? वेरी इजी, बहुत ही आसान है ना। बहुत जल्दी से एक बार क्लियर रिप्लाई कर दो अगर समझ गए तो।
मतलब यहाँ पे दो टर्म का सम है ना, तो पहले वाले को लेके पहला डिटर्मिनेंट, दूसरे वाले को लेके दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है, और रिमेनिंग 2 कॉलम और 2 रो आर सेम। क्लियर है? अब आगे चलते हैं ना प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई certain number or expression and then added or subtracted to any other row or column। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बार बार यूज देखने को मिलेगा ना। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने, सॉल्व करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, समझने की कोशिश करना ये एग्जैक्टली क्या कहता है। ये कुछ ऐसे कहता है, हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, समथिंग ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। हम लोग ये जो प्रॉपर्टी कहती है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी रो में ये हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मैं कोई एक रो या 2 रो ले लो या तीनों रो ले लो, कोई भी एक कॉलम या 2 कॉलम ले लो या तीनों कॉमन ले लो, ठीक है, ठीक है, समझना। मैं उसे उठाया, उसमें किसी भी अपने से कोई भी नंबर ले लिया या कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया। तो कोई भी अपने से एक नंबर लिया ना, कोई भी अपने से एक नंबर लिया, ठीक है, नंबर लिया। फिर क्या किया, मैं उसे किसी एक रो के हर एक एलिमेंट या कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उस पूरे को उठा के किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर लो या माइनस कर लो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टिल सेम, हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, जैसे मैं किया क्या कि ये वाला रो लिया, दूसरा वाला, इसमें कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों में से किसी भी रो में प्लस कर लो या माइनस कर लो, वैल्यू सेम रहती है। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं, डेल्टा इज इक्वल टू A1 प्लस M A2, देखो M उठाया, A2 में मल्टीप्लाई किया, इसमें सेम किया। दूसरा वाला B1 प्लस, अब जो नंबर उठाया वो तीनों में करूंगा ना, M इंटू B2, C1 प्लस M इंटू C2, और इधर ये A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ठीक है, मैं क्या बोला फिर से ध्यान से समझना। कोई एक रो और कॉलम उठा लो, ठीक है, उठा लिए, उसमें किसी एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और उसे दूसरे रो या कॉलम के साथ प्लस कर लो या माइनस कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। मतलब जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी वही इस डिटर्मिनेंट की होगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐड हो जाने से इसकी वैल्यू बदल जाएगी, नहीं। अगर इसकी वैल्यू 10 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब ये जो लिखा हूं इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ऐसे करते हैं कि पहले वाले रो को, देखो ये पहला वाला रो था ना, मैं क्या किया, रिप्लेस किया किससे, दूसरे वाले में m का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं इस चेंज को। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। देखो देख भी सकता हूं मैं, प्रूफ चलो कर देता हूं, दिखा भी सकता हूं कि कैसे सेम होती है। ध्यान से समझना ना। हाँ, जो लोग रट्टा मार लिए हैं कोई बात नहीं है, जो लोग समझना चाहते हैं कि कैसे होता है वो लोग समझ लें कैसे आता है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है तो समझना। अभी ठीक इससे पहले वाले प्रॉपर्टी पे जाओ, तो मैं इसे उठा रहा हूं, इसे ऐसे 2 पार्ट में लिख सकता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 पहले वाले के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना। अब दूसरा वाला प्लस के फॉर्म में, प्लस MA2 MB2 MC2 अपॉन A2 B2 C2 A3 B3 C3।
ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, ध्यान से देखो, लिखा जा सकता है ना इसको, अभी तो बताया थे प्रीवियस वाले में, देखो ऐसे 2 प्लस या माइनस में है तो उसे 2, अब ये रो में हो चाहे कॉलम में हो, मैं कहा जो रो के लिए एप्लीकेबल है वही कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, इसे बताओ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, ध्यान से देखो यहां पे m मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूं कि नहीं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उसे बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, बोलो, बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस m इंटू, देखो ध्यान से देखो, 2 रो या कॉलम स्टूडेंट आइडेंटिकल हुए तो इसकी वैल्यू 0, तो स्टिल यही सेम बचा कि नहीं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देखो दोनों सेम है कि नहीं, ध्यान से देखो, तो जो इसकी वैल्यू होती है वही इसकी भी वैल्यू होती है। अब समझना ये वाली प्रॉपर्टी यूज कहां होती है, ये प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट कैसे लिखा। अब जहां भी हम लोग को आएगा कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वहां हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक रो या कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करेंगे या उसे छोटा करने की कोशिश करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये ऐसे समझने की कोशिश करना। ये जो आप लोग क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th के लिए क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इधर IIT JEE वाले में जा रहे हो ना, तो उधर के लिए ये समझ लेना एक फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन की तरह तो है ही नहीं, उधर के लिए एक फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट यूज होगा, एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिलेगा, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये दिया क्या है, पहला वाला रो 1 1 1, दूसरा x y z, तीसरा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। हम लोग को डायरेक्ट याद रख लेना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। देख सकते हैं इसे, सॉल्यूशन इसका। अब देखो हम लोग के पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, LHS में ले रहा हूं, LHS में स्टूडेंट क्या है, इट्स अ 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। ऑल राइट, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, अब इसे राइट हैंड साइड के इक्वल ले आना है। तो ध्यान से देखो, अभी तक क्या था, हम लोग डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करें ले आए, लेकिन अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सीख लिए हैं। तो प्रॉपर्टी जब सीखे, तो जो अभी आखिरी में प्रॉपर्टी सीखे, अगर मैं उसके हेल्प से मैं ये वाला रो लिया या ये वाला कॉलम लिया, मैं इसको इससे माइनस कर दूं, इससे माइनस कर दूं, तो देखो ये 1 1 0 दिख रहा है कि नहीं। मतलब मैं अगर कुछ ऐसे कर दूं कि कॉलम 2 को रिप्लेस करूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को रिप्लेस करूं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 से, ठीक है। यहां पे कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो मैं अभी 1 का मल्टीप्लाई किया हूं। जैसे देखो प्रीवियस में यहां पे था ना कि कुछ प्लस या माइनस कर लो, कोई भी मल्टीप्लाई करके, मन करे तो मल्टीप्लाई करो, जरूरत नहीं है तो मत करो। अभी तो 0 करने के लिए जरूरत नहीं था। ऐसा करने से क्या मिला मुझे, ऐसा करने से पहला वाला कॉलम तो जैसे है वैसे ही रह गया, दूसरे वाले में बोलो पहले को माइनस किया तो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे बोलो 1 माइनस किया तो 0, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं। अब कोई एक रो या एक कॉलम में जब ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो गए तो एक्सपेंड करना थोड़ा सा आसान हो गया। एक्सपेंड करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो मैं इसे अब क्या किया भाई, एक्सपेंड कर दिया पहले वाले रो के अकॉर्डिंग। तो 1 इंटू मैं एक्सपेंड किया तो बोलो क्या बच गया, y माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, माइनस जेड माइनस एक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, यही बचा। तो देखो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखो y माइनस एक्स कॉमन निकाल लूं, ठीक है। फिर देखो z माइनस एक्स कॉमन निकाल लूं, निकल गया। तो बोलो पहले वाले में से y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स निकल गया, तो क्या बच गया z प्लस एक्स ना, इसे लिखेंगे एक ब्रैकेट में z माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स बच गया, माइनस z माइनस एक्स निकल गया, क्या बच गया y प्लस, यही बचा। ध्यान से देखो, अब ये माइनस, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, जैसे ही माइनस निकालूंगा। तो बोलो क्या बच गया, वो देखो बचा y माइनस एक्स, यहां से मैं यहां आ रहा हूं, ठीक है, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा जेड माइनस वाई। अब यहाँ से मैं इसे x माइनस वाई लिखा और इसे y माइनस जेड लिखा, तो इसका माइनस बैलेंस, और ये z माइनस एक्स इज इक्वल टू RHS। ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है ना, लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे तो इसे ऐसे, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे दे दे 1 2 4 1 3 9 1 4 16, तो हम लोग क्या करते हैं, देख के इसे कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, चलो भाई माइनस करते हैं और इसे सॉल्व, एक्सपेंड हो जाएगा, आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे रिलेट करूं तो और आसान हो जाता है। क्या करना, x माइनस वाई, मतलब इसको इसमें से 2 माइनस 3, फिर y माइनस जेड, किसको, इससे y माइनस जेड। देखो अरे सॉरी, ये क्या कर, हाँ x माइनस वाई, y माइनस जेड, तो y कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 4, फिर z माइनस एक्स 4 माइनस 2, सीधे डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हाँ, सो ऐसे एक जगह नहीं कई जगह यूज होता है ये। ठीक है, हाँ, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 4 प्रॉपर्टी है, बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप टाइम हो चुका है ना, तो चलो स्टूडेंट, आई होप बातें समझ में आई होंगी, एंजॉय किए होंगे आप लोग क्लास को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एवरीवन। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।